जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। तो दोस्तों यहाँ पे हम हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, डिटेल्ड में भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप ये दोनों सीरीज़ नहीं देख पाए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से डिटेल्ड वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और दूसरी प्लेलिस्ट है 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, जो कि यूजीसी नेट के 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिसमें सॉल्व कराए गए हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। ये दोनों सीरीज़ टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 26 है, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? देखिए यहाँ पे एक पंक्ति दी हुई है और उस पंक्ति से रिलेटेड पूछ रहा है कि यह पंक्ति किस कहानी का है, ये कथन किस कहानी का है। अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निरंबसिया, या फिर उसने कहा था। तो दोस्तों ये है राजा निरंबसिया। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ये कथन राजा निरंबसिया का है और राजा निरंबसिया किसकी रचना है? कमलेश्वर जी की। ठीक है, कमलेश्वर की एक कहानी है। फिर अगला प्रश्न है कि यही सच है कि कहानीकार कौन है? यही सच है कि कहानीकार पूछ रहा है कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, या फिर मृदुला गर्ग। मन्नू भंडारी ये किसके हैं? यही सच है कहानी के कहानीकार। प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? सन 1934, सन 1935, सन 1936, सन 1937। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। 1936 ईस्वी और राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? कौन कौन सी विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। नीचे मिलान करते हुए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है कि इन्होंने किन किन विधाओं में रचनाएं की हैं। तो इन्होंने नाटक और उपन्यास दो विधाओं में रचनाएं की हैं, ए और बी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा, ए और बी। नाटक और उपन्यास में लाला श्रीनिवास दास ने रचनाएं की हैं। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में से किस पक्ष को मानती हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किस पक्ष को मानती हैं? तो इसमें वो मुख्य स्त्रीपात स्त्रीत्व को मानती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता ये तो सही है, कला के लिए कला ये सही नहीं है, जीवन के लिए कला ये सही है, प्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट ये सही। तो ऑप्शन बी दोस्तों ये है, कला के लिए कला ये नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शंस दिया हुआ है, किस निबंध से उद्धृत है? दिया गया जो कथन है कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध से उद्धृत है, कछुआ धर्म। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में ये कह रहा है कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है?
किसका वर्णन है? यहाँ पे ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से बताना है कि किसका वर्णन है। साकेत में चित्रकूट का, ऑप्शन ए, साकेत में चित्रकूट का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ कथन दिए हुए हैं और एक तरफ आचार्य दिए हुए हैं। इन आचार्यों को सुमेलित करते हुए हमें नीचे कूट का मिलान करते हुए सही जवाब देना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है दंडी। अब दंडी के सामने क्या होगा? देखिए, दंडी के सामने होगा शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली, दूसरा ऑप्शन है। दंडी के सामने शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली। भामा के सामने क्या होगा? भामा की अगर बात की जाए तो शब्दार्थ सहितो काव्यम, क्या हो जाएगा? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा, चौथा। फिर वामन के सामने क्या होना चाहिए? काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, एक। और क्षेमेंद्र के सामने क्या होना चाहिए? मनोचित्य, क्या होना चाहिए? किसके सामने? धर्मेंद्र के। अनौचित्यादिते नान्यात रस भंगस कारणम, ये हो जाएगा 3। तो क्या हुआ हमारा? 2, 4, 1, 3। नीचे ऑप्शन में से चुनाव करना है। 2, 4, 1, 3, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को सृष्टि के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? पात्र के नाम दिए हुए हैं गोविंदी, सोना, सिलिया या फिर मालती। सही उत्तर है, ये है गोविंदी की, गोविंदी पात्र के ये द्वारा कही गई है, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता या फिर रस सागर। मिलान करते हुए नीचे सही विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करते हुए जवाब देना है। तो रसिक प्रिया है, अनुप्रास विनोद नहीं है, विज्ञान गीता है, रस सागर नहीं है। तो ए और सी यहाँ पे हो जाएंगी। तो ए और सी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं और रचनाकार दिए हुए हैं। सुमेलित करते हुए नीचे कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? सबसे पहले दिया हुआ है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के आगे आ जाएंगे हमारे चिंतामणि, ये दिए हुए हैं चिंतामणि। रसराज, रसराज मतीराम, उसके नीचे 5। रस विलास देव, ये हमारे 1। फिर है रस सारांश, रस सारांश भिखारी दास जी का है, तो ये आ जाएगा 2। 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी या फिर गोंडवी। तो दोस्तों सही उत्तर है, कौन सी है? यहाँ पे है नेपाली संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे
अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग हेतु गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालतू पशु पक्षियों के साथ वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका या फिर मैत्रेयी पुष्पा? सही उत्तर है अनामिका का, ऑप्शन सी अनामिका का है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास या फिर ध्रुवदास? सही उत्तर है नाभादास, ऑप्शन ए। नाभादास की गणना कृष्ण भक्त कवियों में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम जो है वो है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। नाट्यशास्त्र है भरत मुनि जी का, नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। काव्यालंकार भामा की रचना है 7वीं सदी के लगभग। ध्वन्यालोक ये है आनंद वर्धन जी का और इनका समय शायद 11वीं सदी के लगभग है। और साहित्य दर्पण है विश्वनाथ जी का, इनका समय है 14वीं सदी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कालरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? कालरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि सही उत्तर है साहचर्यवादी सिद्धांत, ऑप्शन ए। कालरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है साहचर्यवादी सिद्धांत, तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि कलि कौतुभ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त? सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी। यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र कलि कौतुक के रचयिता। फिर अगला प्रश्न है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी या फिर स्कंदगुप्त? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें प्रलय की छाया उत्तर सही है, ऑप्शन बी। जो गीत दिया हुआ है ऊपर, ये गीत की पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के काव्य प्रलय की छाया, काव्य संग्रह है प्रलय की छाया से ली गई है, प्रलय की छाया की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलियां, रामाध्यान मंजरी, रूप मंजरी? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो वो है रूप मंजरी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, 2, 3 या फिर 4? दोस्तों, हमने डिटेल्ड में जब ये क्लासेस की थी तो उसमें हमने आदिकाल में हमने ये चीज़ें डिटेल्ड में पढ़ी थी। तो कौन से प्रकरण में है? प्रकरण 1 में ही दिया हुआ है ये सारी चीजें, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लेख में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद में है। ये उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शंस दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर नगेंद्र। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, ऑप्शन डी।
प्रश्न है कि जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रति करती है, कान्य प्रियारे पीको। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? असूया भाव की। ऑप्शन सी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शंस हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र। सही उत्तर है रामविलास शर्मा जी का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोम्या रोला छंद की है? ऑप्शंस दिया हुआ है बापू, बापू की झांकियां, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। कौन सी रचना है? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ऑप्शन सी। ठीक है, ये रोला छंद की है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे ये प्रश्न उत्तरी समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने, सुनने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।